हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम थर्ड ईयर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स में आज हमारा टॉपिक है शॉर्टकमिंग्स ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट मूवमेंट यानी कि सहकारी साख आंदोलन की कमियां। इसमें सुनिए। नंबर फर्स्ट है सप्लाई ऑफ ए स्मॉल पोर्शन, अल्प भाग की पूर्ति। सुनिए इसमें सहकारिता का मुख्य उद्देश्य कृषक वर्ग के लिए सस्ते ऋण सुलभ कर उन्हें शोषण से बचाना है, परंतु उसके लिए यह आवश्यक है कि मानव तत्व सक्रिय एवं सतर्क हों तथा उपलब्ध सहायता का अधिकतम सदुपयोग करें, अन्यथा सहयोग एवं सहायता की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। वर्तमान में सहकारी साख प्रगति बहुत संतोषजनक नहीं कही जा सकती, क्योंकि ग्रामीण साख की लगभग 60% आवश्यकता के लिए अन्य साधनों का मुंह ताकना पड़ता है। इस प्रकार सहकारी साख की सबसे गंभीर कमी यह है कि वह आवश्यकता के अत्यंत अल्प भाग की पूर्ति करती है। नंबर 2 आता है स्टेट इंटरवेंशन यानी कि सरकारी हस्तक्षेप। पर्याप्त समय बीतने पर भी भारतीय सहकारी आंदोलन को सरकारी आंदोलन समझा जाता है और जनता में अपनी सहायता आप करने की भावना का अब भी अत्यंत अभाव दृष्टिगोचर होता है। परिणाम स्वरूप ग्रामीण जनता में सहकारी आंदोलन के प्रति बहुत कम उत्साह है। यह सत्य है कि अविकसित हुई एवं पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने के लिए प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था में सरकार का अधिकाधिक सहयोग वांछनीय है, परंतु भारतीय जनता ने सरकार के इस सहयोग को उसका अनिवार्य दायित्व समझा है। इस भ्रांत धारणा के कारण ही भारत में सहकारी आंदोलन असफल हो गया है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के शब्दों में सहकारिता एक ऐसा पौधा है जिसे सरकार ने दोनों हाथों से थाम रखा है, क्योंकि उसकी जड़ें भूमि में जाने से इनकार करती हैं। नंबर 3 आता है डोमिनेंस ऑफ अंडरलाइज अनडिजायरेबल एलिमेंट्स यानी कि अवांछित तत्वों का प्रभुत्व। सहकारी आंदोलन की प्रगति के लिए ज्यों-ज्यों सरकार अधिक प्रयत्न कर रही है और निरंतर अधिकाधिक आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, इसमें अवांछित तत्वों का प्रवेश होता जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ समय बाद ही कुछ साहूकारों तथा महाजनों ने अनेक सहकारी समितियों में अंश पूंजी खरीद ली थी और आज तो बहुत सी समितियां इस वर्ग की प्रभाव क्षेत्र में आ गई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सहकारी साख समितियों का ऋण साहूकारों को प्राप्त होता जाता है और वे उसी धनराशि का प्रयोग ग्रामीणों को ऋण देने में करते हैं। इस प्रकार जिस व्यवस्था की स्थापना शोषण का अंत करने के लिए की गई थी, उसी का प्रयोग ही शोषण के लिए होने लगा है। यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है। नंबर 4 आता है ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड देयर रियलाइजेशन यानी कि ऋण की स्वीकृति एवं वसूली। सहकारी समितियों द्वारा ऋण स्वीकृत करने में प्रायः 3 से 4 मास तक लग जाते हैं, क्योंकि अधिकांश समितियां ऋण देने के पूर्व बहुत सी कागजी कार्यवाही पूरी करती हैं। ऋण देने के पश्चात बहुत सी समितियां ऋण वसूली में अत्यधिक कड़ाई से काम लेती हैं, जिसके फलस्वरूप ऋणियों को साहूकारों की शरण लेनी पड़ती है। यह स्थिति अत्यंत असंतोषजनक है। उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति को उचित कार्य के वास्ते दिए गए ऋणों के लिए उचित समय देना आवश्यक है, अन्यथा साख समितियों की स्थापना ही अर्थहीन है। नंबर 5 आता है ऑडिट यानी कि अंकेक्षण। सभी सहकारी समितियों का सहकारी विभाग द्वारा नियुक्त अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षक होना अनिवार्य है, परंतु
अनेक समितियों का तो अंकेक्षण किया ही नहीं जाता या उनमें समुचित सावधानी नहीं रखी जाती। इसका परिणाम यह होता है कि अनेक दुर्बल समितियां चालू रहती हैं और अंत में बहुत सी पूंजी एवं जमाएं खोकर समाप्त हो जाती हैं। आगामी वर्षों में कृषि साख की मांग और भी अधिक बढ़ेगी, अतः इसकी पूर्ति को बढ़ाना आवश्यक है। इस दिशा में सहकारिता से ही योगदान प्राप्त करना होगा। सहकारी साख व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुझाव में दिए जा सकते हैं। सरकार द्वारा सहकारी बैंकों को प्रशासन और परीक्षा के लिए अधिक मात्रा में सहायता देनी चाहिए। ऐसी विकास सक्षम समितियों को प्रोत्साहित किया जाए तो न केवल अधिक मात्रा में साख और अन्य सुविधाएं दे सकें वरन अधिक जमाएं भी प्राप्त कर सकें। छोटे किसानों को अधिक सहायता दी जाए जबकि बड़े किसानों से उत्पादन बढ़ाने और विकास करने के लिए इन समितियों में जमा के रूप में अधिकाधिक साधन प्राप्त किए जाएं। कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों और साधनों का विस्तार किया जाए। रिजर्व बैंक एक कृषि साख मंडल की स्थापना करे और अपने ग्रामीण साख कार्यों का पुनर्गठन करें। वाणिज्य बैंकों और सहकारी समितियों के संबंध को घनिष्ठ बनाया जाए। सहकारी साख संस्थाओं के क्रियाकलाप को अधिक दक्ष बनाने के लिए इसे अवांछित एवं भ्रष्ट लोगों के चंगुल से मुक्त कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। सहकारी साख संस्थाओं को अधिक साधन संपन्न बनाया जाना चाहिए। सहकारी आंदोलन वस्तुतः एक भावात्मक आंदोलन है जिसकी सफलता उचित दृष्टिकोण तथा सही विचारधारा पर निर्भर करती है। अतः इनका संचालन करने के लिए सहकारी सहयोग अथवा अन्य कार्य विधियों का उतना महत्व नहीं है जितना उदार सत्यनिष्ठ एवं लगन वाले उत्साही मानव यत्नों का। सर फ्रेडरिक निकलसन द्वारा 1895 में कहे हुए शब्द आज उस समय से भी अधिक सत्य हैं कि सहकारिता की सफलता के लिए रेफिजन की खोज कीजिए। यह एक दुखद सत्य है कि भारतीय सहकारी आंदोलन कर्मनिष्ठ व्यक्तियों के हाथों में नहीं है, अतः इसकी सफलता संदेहास्पद ही रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मीनिंग ऑफ क्रेडिट यानी कि साख का अर्थ। इसमें सुनिए पहले, साख निर्माण की विधि समझने के पहले साख का अर्थ समझ लेना आवश्यक है। साधारण अर्थ में साख का अर्थ विश्वास से होता है, किंतु अर्थशास्त्र में साख शब्द का प्रयोग ऋण लौटाने अथवा भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति की बाजार में साख अधिक है तो इसका अभिप्राय है कि उस व्यक्ति की ऋण लौटाने की शक्ति में अधिक विश्वास है। प्रोफेसर टॉमस के अनुसार साख शब्द से अभिप्राय किसी व्यक्ति की शोधन क्षमता अथवा भुगतान निपटाने की शक्ति में उस विश्वास से होता है जिसके आधार पर उसे किसी दूसरे व्यक्ति की मूल्यवान वस्तु को दिया जा सकता है। सामान्य रूप से साख का आधार वह विश्वास होता है जो ऋणदाता को ऋण के भुगतान संबंधी वायदे को पूरा करने की क्षमता में होता है। सामान्यतः साख विश्वास चरित्र व्यक्ति की भुगतान करने की योग्यता तथा संपत्ति पर आधारित होती है। अब आता है क्रेडिट क्रिएशन, साख निर्माण। पहले इसमें सुनिए, आधुनिक समय में साख निर्माण बैंकों का महत्वपूर्ण कार्य है, किंतु फिर भी अर्थशास्त्रियों में इस बात को लेकर मतभेद है। प्रोफेसर कैनन एवं वाल्टर लीफ का विचार है कि बैंक साख का निर्माण नहीं करते क्योंकि वे अपने पास जमा रकम से ज़्यादा उधार नहीं दे सकते, किंतु अर्थशास्त्रियों का दूसरा वर्ग इस विचार से सहमत नहीं है। प्रोफेसर सेयर्स, प्रोफेसर केन्स एवं प्रोफेसर हाम का मत है कि बैंक साख का निर्माण करते हैं। सेयर्स के शब्दों में, बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्था ही नहीं है बल्कि ये मुद्रा की सृजनकर्ता भी है। बैंक अपनी कुल जमा राशि से कई गुना राशि उधार देकर साख मुद्रा का सृजन करते हैं।
प्रोफेसर होम के अनुसार जमाएं दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक जमा तथा व्युत्पन्न जमा। प्राथमिक जमा से तात्पर्य उन जमा राशियों से है जो नकदी अथवा वास्तविक मुद्रा के रूप में जमाकर्ता बैंक में जमा करते हैं। इनको निष्क्रिय जमा अथवा नकद जमा भी कहा जा सकता है। इसके विपरीत जब बैंक किसी को ऋण देने के उद्देश्य से उसके नकद साख खाते में कुछ रकम लिख देता है तो इस प्रकार उत्पन्न होने वाली जमा व्युत्पन्न जमा कहलाती है। इसे साख जमा अथवा गौड़ जमा भी कहते हैं। व्युत्पन्न जमा प्राथमिक जमा का ही परिणाम होती है क्योंकि बैंक नकद जमा का कुछ अंश कोष में रखकर ही साख का सृजन करता है। होम के अनुसार व्युत्पन्न जमा का निर्माण ही साख का सृजन है। इस तरह बैंक जितना अधिक ऋण देता है उतनी ही अधिक साख जमा उत्पन्न होती है तथा ऋण का निर्माण होता है। इसलिए कहा जाता है कि जमा राशियां साख को जन्म देती हैं और साख जमा राशियों को जन्म देता है। अतः 2 मेथड्स ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि साख का निर्माण करने के 2 तरीके। इसमें सुनिए, बैंक 2 तरीकों से साख का निर्माण करते हैं। नंबर आ है थ्रो पेपर मनी, यानी कि कागजी मुद्रा के द्वारा। इसमें सुनिए, आजकल प्रायः सभी देशों में वहाँ के केंद्रीय बैंकों को ही कागजी मुद्रा पेपर मनी जारी करने का एक अधिकार मिलता है। अतः वह कागजी मुद्रा का निर्गमन करके साख का निर्माण करता है। उसे कागजी मुद्राओं के पीछे 100% धात्विक आड़ नहीं रखनी पड़ती, वरन इनके एक निश्चित अंश के पीछे ही ऐसी आड़ रखनी होती है। इस प्रकार शेष कागजी मुद्रा के पीछे केवल प्रतिभूतियों की आड़ होती है, धात्विक आड़ नहीं। नंबर 2 है थ्रो इनिशियल एंड डेराइव्ड डिपॉजिट्स, यानी कि प्रारंभिक निक्षेपों एवं व्युत्पन्न निक्षेपों के द्वारा। प्रोफेसर होम के अनुसार बैंक के निक्षेप 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी डिपॉजिट्स, यानी कि प्रारंभिक निक्षेप। प्रारंभिक निक्षेप उन जमाओं को कहते हैं जो कि जमाकर्ताओं द्वारा बैंक में वास्तविक मुद्रा के रूप में कराई जाती है। इन्हें नकद जमाएं या निष्क्रिय जमाएं भी कहते हैं। नंबर 2 है डेराइव्ड डिपॉजिट्स, व्युत्पन्न निक्षेप। इसके विपरीत जब बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देने के आशय से उसके खाते में कुछ रकम लिख देता है तब इस प्रकार से उत्पन्न हुई जमा को व्युत्पन्न निक्षेप अथवा जमा कहा जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।